ओवर डेली करंट अफेयर सीरीज चले शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर करेंगे कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीआई टैग्ड जोहा राइस। उसके बाद कुछ सीडॉट के ऊपर बातें करनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बातें करनी है। नई मौत स्पीसीज हमें मिली है फ्रॉम ईस्टर्न हिमालयाज, तो उसके ऊपर कुछ बातें चलेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट हेलियोथोरियम fuel. So let's start our daily current affair video for your civil service preparation. And the first topic is about GI tagged Johar rice. अभी recently context में किस लिए है? Because India has facilitated the export of 25 metric tons of Assam's GI tagged Johar rice. कहाँ पे हमने उसको भेजा है? तो बोले यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज इटली के अंदर। तो देखिए, आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जीआई टैग जोहा राइस जो है वो बेसिकली कौन से स्टेट का है? तो वो है आपका आसाम का। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो कहां पे हमने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है? तो यूके और इटली में हुआ है एक्सपोर्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगर हम उसकी एग्जैक्टली बात करें तो थोड़े से शॉर्ट ग्रेन वाले एरोमेटिक राइस वैरायटी है ये, जो उसकी एक अलग सी फ्रेग्रेंस, सॉफ्ट टेक्सचर और ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए वहां पे जानी जाती है। 2017 में आसाम की इस प्रैक्टिस को जीआई टैग दिया गया था, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओरिजिन कहां से है? तो वह आसाम का ही ओरिजिन है, जो बहुत सालों से वहां की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में उसको बनाया जाता है, राइट। वो आसामीज क्यूजीन्स और फेस्टिवल के साथ वहां पे अटैच है। आसाम के अंदर भी बात करें तो मेनली उसका अपर और सेंट्रल पार्ट जो है वहां पे इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो शिव सागर है, जोरहाट है, गोलाघाट है, डिब्रूगढ़ है और लखीमपुर है, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। मेन उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे और प्रमोट होती जा रही है। एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो शेयर है वो बढ़ता जाता है और हमारे लोकल फार्मर्स को जीआई प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छी सी मार्केट वैल्यू वहां पे एश्योर होती है, एक प्रीमियम प्राइसिंग वहां पे उसकी एश्योर हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस जीआई टैग जोहा राइस। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सीडॉट, दैट इज नोन एज द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो बार्सिलोना के अंदर एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वहां पे हुई थी, राइट। और वहां पे भारत का ये जो सीडॉट है, दैट इज नोन एज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, उन्होंने जो एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन सोल्यूशन बताए हैं उनको वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है। सो अवर सीडॉट हैज रिसीव्ड द ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर देयर एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन सोल्यूशन। सीडॉट जो है वो बेसिकली अगर हम भारत की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज और डिजिटल नेटवर्क सॉल्यूशंस के अंदर काम करने वाली एक इंडिजिनियस, मतलब कि एक स्वदेशी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, and it is recognized as a public funded research institution under the Department of Scientific and Industrial Research. उनका मेन काम क्या है? तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया की डाइवर्स और लार्ज स्केल्स कम्युनिकेशन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वैसी कुछ नई इंडिजिनियस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, और साथ साथ ये जो पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर हमें सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भरता को और ज्यादा मजबूती देना। मेन फंक्शन क्या है? तो इट डेवलप्स द इंडिजिनियस सॉल्यूशंस इन द एरियाज सच एज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, स्विचिंग सिस्टम, वायरलेस नेटवर्क्स एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी, प्लस रूरल कनेक्टिविटी के सॉल्यूशंस वहां पे ढूंढना, और साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल्स को शुरू करना, जहां पे हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग जो उनको अलग अलग टेक्नोलॉजीज वहां पे ट्रांसफर कर सके, ताकि एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वहां पे डेवलप हो सके, राइट। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन 5G AI बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन हर एक चीज के ऊपर
सीडॉट जो है वो वहां पे काम करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस पे, पीडी गुरुकुल की तीनों ब्रांचेस दैट इज अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस में हम नई बैचेस की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और यू कैन से फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होने ही वाली है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ या फिर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच स्पेसिफिकली टारगेट ऑन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2027, राइट। सो अप्रैल 2026 से हम नई बैचेस की करेंगे शुरुआत फॉर द टारगेट रिगार्डिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ 2027। सो एक साल की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो यहां से आपको करवाई जाएगी, जहां पे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्सेज आर देयर। आपकी हर एक प्रिपरेशन के लिए जो भी वहां पे जरूरत है सिविल सर्विसेज के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां से प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो बैचेस यहाँ पे होगी वो आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों में अवेलेबल मिलेंगी। और एज ऑफ नाउ अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देन यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। उसके लिए बस आपको करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यूजर्स हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और बाकी हमारा स्टाफ जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। प्लस यहाँ पे हमने 1-to-1 मेंटरशिप की भी की है शुरुआत, जहां पे हर एक स्टूडेंट के साथ उसको डायरेक्ट करने के लिए एक मेंटर को रखा जाएगा, ताकि वहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपकी प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ सके। बिकॉज वी ऑल नो इन इंडिया दैट what is required for civil service preparation, but the main point is all about the directions. So ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन में पढ़ना क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, किस पे कम फोकस करेंगे, व्हाट शुड बी योर शेड्यूल, कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और आसान और कनेक्टिंग वहां पे रहे। तो ये सारे के सारे सोल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आज ही वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए, एक बार डेमोस को अटेंड करें, and then after you can make a clear decision to join GPD गुरुकुल। चलिए, साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने चल रहा है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, which is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and download this PDF, which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English, right? प्लस यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस हमने दोनों के ऊपर फोकस किया है, ताकि आपको अलग से कोई नया डेटा गैदर करने की जरूरत ही ना पड़े। एक सिंगल पीडीएफ में से, सिंगल टॉपिक में से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। अगर अभी बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग, तो अभी वहां पे क्या है कंटेक्स्ट में, सो इंडिया हैज को स्पॉन्सर्ड अ जीसीसी रेजोल्यूशन। हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रेजोल्यूशन को वहां पे साथ में स्पॉन्सर किया है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिमांड कर रहा है कि ईरान के ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं, राइट, इरानियन अटैक्स ऑन, सॉरी, ईरान के द्वारा, दैट इज सीजेशन ऑफ इरानियन अटैक्स ऑन जीसीसी नेशंस एज वेल एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान के अंदर और साथ साथ ये जितने भी जीसीसी कंट्रीज है, जितने भी ये गल्फ कंट्रीज है, उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, उन सारे के सारे अटैक्स को अभी के अभी वहां पे स्टॉप करना चाहिए, राइट। सो ईरान के ऊपर जितने भी ये सब अटैक्स वगैरह है, उन सब के ऊपर वहां पे एक सीजेशन वहां पे होना चाहिए। सो वी आर डिमांडिंग एन सीजेशन ऑफ इरानियन अटैक्स ऑन जीसीसी नेशंस एज वेल एज ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। यूएनएससी जो है, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्ज विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सिर्फ यूएन की ऐसी बॉडी है विच इज ऑथोराइज्ड to issue the binding resolutions, जिसको उसके नंबर ऑफ मेंबर्स को उसे वहां पे फॉलो करना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट, ये अगर आपको कोई वहां पे डायरेक्शन दे रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो दैट। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, ये यूएन चार्टर 1945 में लिखा ही हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था लंदन के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही है, और उनका मेन काम क्या है, तो कॉमर्शियल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को वहां पे दूर करना,
एक फ्रेंडली ग्लोबल रिलेशंस को वहां पे बढ़ाना, एंड साथ साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस टू सॉल्व द इंटरनेशनल इश्यूज। मेन फंक्शन क्या है, एक तो इन्वेस्टिगेशन करना और साथ साथ वहां पे मीडिएटर के रूप में वहां पे रहना। अगर कहीं पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको मैनेज करना, जहां पे अलग अलग डायरेक्शंस देना होता है, मिलिट्री वगैरह को डिस्पैच करनी होती है, तो वो सब काम भी वहां पे रहता है। व्हेन पीसफुल मीन्स फेल, अगर शांति वाले जितने भी साधन है अगर वो निष्फल रहते हैं, देन इट कैन इम्पोज द इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्म्ड एम्बार्गोज, फाइनेंशियल पेनल्टीज, ट्रैवल बैन्स और इवन ऑथोराइज द कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन। ये सारे के सारे राइट्स उसके पास है। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ये चीज बहुत क्लियर बोली गई है कि यूएनएससी की जो भी डायरेक्शंस है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दैट, आपको कंपलसरी उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये जो यूएनएससी है उसी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर है जिसे P5 बोलते हैं, जिनके पास वीटो पावर्स अवेलेबल है, दैट इज यूएस, यूके, फ्रांस, चीन एंड रशिया। मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति वगैरह बनाए रखने के लिए एक आर्बिटर के रूप में ये लोग वहां पे काम करते हैं, जो अलग अलग चीजों में इंटरवेंट करके डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर थ्रेट है उनको वहां पे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू मॉथ स्पीसीज इन द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के अंदर कुछ नई मॉथ स्पीसीज वहां पे मिली है, तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं। So recently the Zoological Survey of India has discovered 2 new species of lichen moths, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम कुछ इस तरीके से है, थोड़ा नाम आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन वही है। एक है उसका नाम है कॉलोसेरा होलोवाई और दूसरे का नाम है असुर बुक्शा। सो कॉलोसेरा होलोवाई एंड असुर बुक्शा इन द ईस्टर्न हिमालयास, राइट। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करें तो ये जो रिसर्च वहां पे हुई है या फिर जो आइडेंटिफिकेशन वहां पे हुआ है, वही बहुत ही डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करके वहां पे हुआ है, जहां पे उनकी विंग पैटर्न्स के बारे में वहां पे देखा है, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को वहां पे ध्यान से देखा हुआ है। अगर हम बात करें कॉलोसेरा होलोवाई की रिगार्डिंग, तो एक ऐसी लाइकन मोथ स्पीसीज विच इज बिलोंगिंग टू जेनस कॉलोसेरा, इट इज डिस्कवर फ्रॉम दी गोलिटर रीजन ऑफ सिक्किम। इनका विंग कलर की पैटर्न और उनके बैंड स्ट्रक्चर से ये खुद को बाकी सबसे अलग करती है, प्लस उनकी जो माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनका जो है, तो वो भी उनका बहुत ही ज्यादा यूनिक है। असुर बुक्शा की अगर हम बात करें तो ये हमको कहां पे मिली है, ये जीनस असुरा से बिलोंग करता है। ये हमें वेस्ट बंगाल के पांजी होरा से मिला हुआ है, तो एक हमें सिक्किम से मिला है, दूसरा हमें वेस्ट बंगाल से मिला है। And it is characterized by the distinct wing markings and the structural differences in the genital morphology, which is a key taxonomic feature in Lepidoptera identification. It shows the unique body scale arrangement, confirming it as a species which is new to science. और इन डिस्कवरी से क्या हो रहा है, तो हमारे पास जो मॉथ डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिकली हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर, तो उसको वहां पे एक शोकेस कर रहा है, उसका हमारा जो नॉलेज है उसे ये शोकेस कर रहा है। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज अबाउट थोरियम रेवोल्यूशन विच इज इग्नाइटेड बाय अ हेलियोथोरियम फ्यूअल। अगर हम इसके ऊपर बात करें, क्या है ये हेलियोथोरियम फ्यूअल, तो nuclear scientists are divided over a study which is published in the current science by BARC, that is Bhabha Economic Research Center। उन्होंने अभी उनके रिसर्चर्स ने जो अभी रिसेंटली वहां पे जो हेलियोथोरियम फ्यूअल वहां पे लगाया है, उसके ऊपर से बहुत से न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो वहां पे क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हैं। सो न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर डिवाइडेड ओवर अ स्टडी विच इज पब्लिश्ड इन करंट साइंस बाय बार्क researchers questioning the viability of heliyothorium fuel for India's reactor। इंडिया के रिएक्टर के अंदर हेलियोथोरियम फ्यूअल की कितनी वायबिलिटी होगी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वहां पे उठाए हैं। अगर हम बात करें हेलियोथोरियम फ्यूअल के बारे में, एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूअल मिक्स है जो हाई असे लोअर एनरिच यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों को वहां पे इकट्ठा कर रहा है। A specific commercial version of this fuel is called as anil,
that is advanced nuclear energy for enriched life, which is developed by the US based company which is named as Clean Core Thorium Energy. फ्यूल किस तरीके से काम करता है, तो एक तो उसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो नेचुरल यूरेनियम इज प्रोसेस्ड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिसाइल आइसोटोप U-235. Then after, to create helium-thorium, uranium is enriched between 5 to 20% and उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है थोरियम के साथ. फिजन प्रोसेस जो है भाई, थोरियम itself is not fissile. The U-235 in the helium act as a driver to initiate and maintain the nuclear reaction. कौन से टाइप के यूरेनियम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, तो एक तो होता है लो एनरिच यूरेनियम जहां पे 5% से भी कम U-235 वहां पे होता है. एक होता है 5 से लेके 20% वाले U-235 और उसके बाद हाईली एनरिच्ड आते हैं जो 20% से भी ज्यादा एनरिच्ड वहां पे होते हैं. इन सब का वहां पे ओवरऑल देखा जाए तो यूज किया जा सकता है. की फीचर्स में क्या है, एक तो हाई बर्नअप है, इट ऑफर्स अ सिग्निफिकेंटली हायर एनर्जी आउटपुट एज कंपेयर टू द नेचुरल यूरेनियम. प्लस वेस्ट वहां पे थोड़ा सा कम होता है, जो आज के रिएक्टर जनरेट करते हैं उसका बस 14% ये वेस्ट वहां पे जनरेट करेगा. एक नॉन प्रोलिफरेशन रहेगा. सो बाय कीपिंग एनरिचमेंट बिलो 20% द फ्यूल रिमेन्स अनसुटेबल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि कोई हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस ना लगाए कि आप इससे न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं. वी आर प्योरली फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी, राइट. तो जो हमारे पास जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स है वहां से हमको जो थोरियम वगैरह भी मिला है, वहां के उसके अंदर हमें जो थोरियम वगैरह का जो यूज वगैरह करना है तो उसका हम आराम से वहां पे यूज वगैरह कर सकते हैं. कुछ लिमिटेशंस भी है, राइट. तो वहां पे बोला है कि इट मे रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ शटडाउन रोड्स बाय 26%. उसकी कॉस्ट शायद थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, इट इज एक्सपेंसिव. एंड अगर उसके रीप्रोसेसिंग की बात करें तो अनलाइक इंडियाज ट्रेडिशनल क्लोज्ड फ्यूल साइकिल, दिस इज नॉट प्राइमरली डिजाइंड फॉर इजी रीप्रोसेसिंग. तो रीप्रोसेसिंग इसका थोड़ा सा वहां पे टफ रहेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. बाकी उसके अंदर जो भी अपडेट होगी वो जैसे ही भारत सरकार वहां पे बताती है उसके बाद आपको और मुझे, हम दोनों को वहां पे पता चलेगा. चलिए, सो दैट इज इनफ फॉर द डे. तो आज के लिए हम यहीं तक का रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपने आगे बढ़ेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक और नई डायरेक्शन वहां पे दी सके. चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहीं पे करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आपने कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं तक का है.